गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 में विषय सामाजिक का अध्याय 2 से प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले अपन ने जल संसाधन के बारे में अध्ययन किया। तो प्राकृतिक वनस्पति को ऐसे सामान्य रूप से हम दो भागों में रख सकते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। जो मानव पेड़ पौधे लगाता है उसको मानवीय, और जो प्रकृति में अपने आप उगते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति कह सकते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जो पौधे मानव की सहायता के बिना प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। यानी सामान्य सी बात है कि जो वनस्पति मनुष्य के बिना ही प्रकृति में उगती है। जैसे आपने देखा होगा बारिश के दिनों में आपके आसपास जो जगह खाली रहती है, खाली स्थान है, वहाँ अपने आप पेड़ पौधे उगते हैं, घास उगती है, बेलें उगती हैं। तो ये आपने भी देखा होगा, उनको कोई भी नहीं लगाता और अपने आप उगती हैं। तो वो वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति होती है। अब प्राकृतिक वनस्पति होते हैं। अब पारितंत्र क्या है? जीव जंतुओं को, जो जीव जंतु होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे वनस्पति बारिश होती है, घास, बेल, पेड़ पौधे उगते हैं। तो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, जो जिन जानवरों का भोजन क्या है? पेड़ पौधे, घास है, उनको खाते हैं। तो दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हैं, प्रकृति से जीव जंतु जुड़े हुए हैं और भोजन उनको प्राप्त होता है और अपना जीवन यापन करते हैं। सभी जीवित जाति, जो भी जीवित है, जिस भी प्राणी में जीवन पाया जाता है, जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, इसे पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र किसे कहते हैं? एक जीव दूसरे जीव पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। एक जीव दूसरा जीव पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संबंध होते हैं। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, चूहा है, चूहा को कौन खाता है? सांप खाता है। तो चूहा किसका भोजन है? सांप का भोजन है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। कीड़े मकोड़े हैं, इनको दूसरे खाते हैं। जो गाय बैल हैं वो घास खाते हैं, वनस्पति के पत्तों को इनको खाते हैं। तो एक दूसरे से जुड़े होना। तो जो भी जीवित प्राणी पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर, वो एक दूसरे के जीव पर निर्भर है। एक दूसरे जीव को खाकर अपना जीवन यानी जीवित रखने के लिए अपने शरीर को बनाए रखते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इससे ही हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। अब पौधे हमें क्या क्या देते हैं? जो वनस्पति, जंगलों में वनस्पति प्राप्त होती है, तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है वनस्पतियों से? जो वन है, जंगल है, उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधे में क्या देते हैं? सबसे पहले तो देखो ऑक्सीजन। पौधे में क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबको जरूरी है। जो भी जीवित प्राणी है उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। मानव जीवित रह सकता है क्या? मानव के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? व्यक्ति खत्म हो जाएगा। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। पौधे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नहीं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस देना बंद कर देंगे तो क्या होगा?
पौधों का जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे तो अब क्या होगा, अपना जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, प्राणी भी और पेड़ पौधे भी। इसी प्रक्रिया को पारितंत्र कहते हैं। पौधे में इमारती लकड़ी देते हैं, जो लकड़ी हमारे घरों में काम आती है, जैसे दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, जलाने के लिए। ये कहाँ से प्राप्त होती है, वनस्पति से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, जिससे हम सांस लेते हैं। जो हम सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही है। मृदा की सुरक्षा करते हैं, मृदा यानी मिट्टी। अब मिट्टी की सुरक्षा कैसे करते हैं, देखो मिट्टी क्या करती है, कटाव करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको बोलते हैं मिट्टी अपरदन या मृदा अपरदन। इसको रोकने में जो मिट्टी है, पेड़ पौधे घास है, उसको क्या करती है, जगड़ कर रखती है, बांध कर रखती है अपने तनों में, अपनी जड़ों में, और उसको दूसरी जगह जाने से रोकती है। अब वायु में मिट्टी है तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। हवा के साथ मरुस्थल में जो रेत होती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, वो क्या करती है, हवा के साथ उड़ती है और दूसरे स्थान पर जाकर ढेर लग जाता है। तो पेड़ पौधे वहाँ कैसे लगाए जाते हैं, एक श्रृंखला में लगाए जाते हैं, लाइन में लगाए जाते हैं, जो उस हवा के वेग को क्या करते हैं, कम करते हैं, और उस मिट्टी जो उड़ती है उसको वहीं रोक लेते हैं। तो पेड़ पौधे मृदा की क्या करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं। पेड़ पौधों से हमें गोंद, औषधि, कागज आदि प्राप्त होते हैं। जो गोंद होता है, जड़ी बूटियां हैं, देसी जो जड़ी बूटियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, जंगलों से प्राप्त होती है। कागज जिसमें हम लिखते हैं, जिस कागज की पुस्तक होती है उसको हम पढ़ते हैं, ये सब कहाँ से प्राप्त हो रही है, और पेड़ पौधों की छाल से कागज बनाया जाता है। पेपरिज नामक वृक्ष होता है, उसकी छाल से कागज बनाया जाता है। पेपरिज नाम का जो वृक्ष है उससे क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। जो हम कपड़े देखते हैं, रेशमी कपड़े, रेशमी कपड़े भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ों पर जो अर्जुन के पेड़ होते हैं, शहतूत का पेड़ होता है, उस पर रेशमी कीड़े छोड़े जाते हैं। जो रेशम देने वाले कीड़े होते हैं वो अर्जुन के पेड़ और शहतूत के पेड़ पर छोड़े जाते हैं। वह अपनी लाड़ निकालते हैं, मुंह से क्या निकालते हैं, लाड़ निकालते हैं। उस लाड़ से रेशम बनता है, उस लाड़ से क्या बनता है, प्राकृतिक रेशम बनता है। और कृत्रिम रेशम तो मशीनों से बनाया जाता है। प्राकृतिक और कृत्रिम रेशम भी दो प्रकार से बनाया जाता है। प्राकृतिक रेशम तो कीटों की लाड़ से प्राप्त होता है। उन कीटों को किन पेड़ों पर पाला जाता है, शहतूत और अर्जुन के पेड़ों में पर पाला जाता है, और उसकी जो लाड़ निकालते हैं उनकी लाड़ से हम रेशम प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से देखो अनेक जंगलों, जो जंगली जीव जंतु हैं उनके आवास घर है। जंगल क्या है, आवास घर है। अब वन्य जीव, ये तो हो गए आपकी वनस्पति। वनस्पति से हमें लाभ, क्या क्या लाभ है, क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, पारितंत्र किसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति क्या है। वन्य जीव में कौन कौन से आते हैं, जंतु आते हैं। अब जंतु अनेक प्रकार के होते हैं, गाय बैल बकरियां, जितने भी जीव हैं, जीव जंतु आ जाते हैं। पक्षी देख ही रखे, अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, कबूतर, कौवा, गिद्ध, अनेक प्रकार। इन सभी के कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है। वातावरण को शुद्ध करने वाले भी होते हैं, कीट होते हैं, तितलियां, पतंगे, और जलीय जीव, जल में भी जीव होते हैं, आदि आते हैं। तो वन्य जीव में जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव आते हैं। अब वातावरण को
शुद्ध करने के लिए वो जानवर ये मर जाते हैं, पशु पक्षी ये मर जाते हैं, तो हम खुले स्थानों पर उनको क्या करते हैं, छोड़कर आते हैं। उनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, मरने के बाद वहाँ घरों से ले जाकर खुले स्थानों पर छोड़ दें। अब उनसे जो सड़ान होती है, बदबू आती है, वो उससे क्या होता है, वातावरण में फैलती है और वातावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो जो गिद्ध देखा था आपने, गिद्ध उन जानवरों को खाता है और वो जो वातावरण है उसमें उस बदबू है जिसको फैलने नहीं देते, उसके पहले उसको समाप्त कर देते हैं। तो गिद्ध क्या है, वातावरण को साफ करने के लिए उसका योगदान है। कौवा है, तो ये कुछ मांसाहारी हैं जो उसको मरे हुए को खाकर सड़ने से बचा देते हैं। कुछ हैं जो तितलियां होती है, जैसे परागण, फूलों का रस सोचती है। मधुमक्खी है, फूलों का रस इकट्ठा करके मानव उससे प्राप्त करता है। मधुमक्खी ने तो क्या किया, फूलों से एक एक रस को चुना और अपना जो छत्ता होता है उसमें रस पैदा किया और मानव ने उस रस का उपयोग किया। रस मानव के लिए उपयोगी, आयुर्वेदिक दवाइयों में इनमें काम आता है। तो जीव जंतुओं से हमें अनेक प्रकार के लाभ भी हैं, जैसे दूध प्राप्त होता है। अब दूध दुधारू पशुओं से होता है। कौन कौन से पशुओं से दूध प्राप्त होता है? गाय से, भैंस से, बकरी से, भेड़ से, ऊंट से, ऊंटनी से। इनसे क्या प्राप्त होता है? हमें दूध देते हैं। दूध से क्या क्या बनते हैं? दूध से अनेक खाद्य पदार्थ बनते हैं, दही, छाछ, घी, मक्खन आदि प्राप्त होते हैं। जानवरों की खाद भी हमारे काम आती है। जानवरों से हमें क्या मिलती है? खाद भी प्राप्त होती है। खादों से प्राचीन समय में क्या कपड़े बनाए जाते थे, अभी भी जूतेरे बनाए जाते हैं खाद से। चमड़े के जूतेरे आते हैं ना, जूतियां रहते बनाए जाते हैं। मांस प्राप्त होता है, जो मांसाहारी लोग हैं उनको मांस प्राप्त होता है। ऊन प्राप्त होती है, जो ऊनी सर्दी में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। सर्दी में जो ऊनी कपड़े पहनते हैं वो बकरी के बालों से, ऊंट के बालों से, भेड़ के बालों से प्राप्त होती है। ऊन उनसे प्राप्त करके मशीनों में उनसे धागा बनाया जाता है, फिर कपड़े बनाए, ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। तो जिस प्रकार वनस्पति हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी है, उसी प्रकार जीव जंतु भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ का दिखाई देता है, कुछ का दिखाई नहीं देता, पर हर प्राणी का इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु प्राणी पाए जाते हैं उनका किसी न किसी प्रकार प्रकृति का संतुलन बनाने में योगदान रहता है। अब प्राकृतिक वनस्पति वितरण। वितरण का मतलब होता है फैलना। वितरण का मतलब क्या है? फैलना। तो वनस्पति देखो, हमारे जो भारत की जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। अब मानसूनी जलवायु है तो इसमें क्या होता है? मानसून का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं उत्तर भारत में हिमालय पर्वत, वहाँ सर्दी अधिक पड़ती है। दक्षिण भारत है समुद्र का तटीय इलाका, वहाँ न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अपने जो मरुस्थल देखो, अपने राजस्थान का जो अपना राजस्थान है, यहाँ ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है। तो यहाँ की जो भौगोलिक अवस्था है भारत की, वह उसमें विभिन्नता पाई जाती है। भारत की भौगोलिक जलवायु में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। तो विविधता पाई जाती है, जलवायु अलग अलग है, तो वनस्पतियों में भी क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। कई क्षेत्र की वनस्पति की लंबाई, जो पेड़ पौधे उनकी लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। किसी क्षेत्र के पौधों की लंबाई कम होती है। किसी की पत्तियां कटीले नुमा होते हैं। जैसे हम लेते हैं उदाहरण के लिए पर्वतीय हिमालय, पर्वतीय मैदानी वाले क्षेत्र का, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लंबाई तना होता है तो अधिक लंबा होता है। क्या होता है? अधिक लंबा होता है। उनकी जो पत्तियां होती है वह त्रिकोण होती है। कैसी होती है? त्रिकोण होती है।
क्या होते हैं, लंबे होते हैं। उनकी पत्तियां हैं जिनकी आकृति कैसी होती है, इस तरह की आकृति होती है, त्रिकोण होती है। क्योंकि वहाँ क्या गिरता है, बर्फ गिरता है। बर्फ गिरता है तो पेड़ पौधों पर गिरकर नीचे आ जाता है, इसलिए उनकी आकृति भी क्या हो गई, त्रिकोणाकार हो गई। जैसे हम राजस्थान की लेते हैं, मरुस्थल वाले भाग, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है तो गर्मी अधिक होती है, तो क्या होता है, यहाँ के पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि पानी की कमी, तना मोटा होता है, पत्तियां छोटी होती है, पेड़ के कांटे निकले होते हैं। तो वनस्पति भी जहाँ वर्षा अधिक होगी, जहाँ की जलवायु में आर्द्रता होगी यानी नमी, उस क्षेत्र में वनस्पति अधिक पास होती है। वर्षा जलवायु भी इनको क्या करती है, प्रभावित करती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्र में विषम वनस्पति पाई जाती है यानी दूर दूर पाई जाती है। तो ये वनस्पति को भी तापमान आर्द्रता प्रभावित करती है। तो मुख्य कारण तापमान, जब वर्षा कम होती है तो वहाँ का तापमान क्या होगा, अधिक होगा। अधिक होगा तो वहाँ की वनस्पति भी क्या होगी, मात्रा में कम होगी तो दूर दूर होगी। आर्द्रता, जहाँ आर्द्रता ज्यादा है, वायु में पानी की नमी ज्यादा है, तो वहाँ पेड़ पौधे क्या होते हैं, अधिक होते हैं, अधिक विकसित होते हैं, लंबे होते हैं। तो वनस्पति को, जो वनस्पति है उसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। वनस्पति को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, चार भागों में बांट सकते हैं। वन होते हैं जहाँ अधिक संख्या में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जहाँ मानव बस्तियां नहीं होती। जैसे पहाड़ी इलाका होता है तो उन स्थानों पर क्या, वन, अधिक संख्या में पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास जहाँ पाई जाती है वो वन कहलाते हैं। घास, जहाँ बड़े पेड़ पौधे नहीं होते, घास अधिक होती है, घास के मैदान होते हैं। गुल्म होता है उष्णकटिबंधीय वनस्पति यानी पर्णपाती वनस्पति। जो वृक्ष ऐसे होते हैं जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। टुंड्रा वनस्पति वहां पाई जाती है जहाँ बर्फ जमती है। जिन स्थानों पर बर्फ जमती है वहाँ टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वहाँ टुंड्रा बोलते हैं। शीत प्रदेशों में जो वनस्पति पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, टुंड्रा वनस्पति बोलते हैं। अब समझने के लिए, ये तो थी आपके समझने की बात। अब इसमें उदाहरण दिया है आप स्कूल के बच्चे, विद्यालय में जो बच्चे थे, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, हाथों से बनाए जाने वाले वस्तुओं की क्या लग रही थी, विद्यालय में प्रदर्शनी लग रही थी। प्रदर्शनी में अनेक देशों से, राज्यों से हाथ से बनाए हुए क्या आए थे, दिखाने के लिए, बेचने के लिए वस्तुएं आई थी। प्रदर्शनी आप जानते हो दशहरे में प्रदर्शनियां लगती हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ अनेक राज्यों से, देशों से वस्तुएं आती हैं और व्यापार करते हैं। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया। प्रदर्शनी में एक मोना नाम की लड़की थी जो गई थी, उसने थैला उठाया। ये एक सुंदर बैग है। उसने कहा कि बहुत अच्छा है, बैग अच्छा है, सुंदर है। अध्यापिका ने कहा, अध्यापक विद्यालय में है तो अध्यापक सब खड़े हुए, हाँ एक जूट से बनाए। जो थैला था वो किससे बना था, जूट से बनाए। जूट की फसल होती है जो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। जूट से बोरियां, थैले बनाए जाते हैं। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्र, कुर्सियों को देखते हैं? टोकरियां बनी हुई थी, बांस से बनाई जाती है टोकरियां। दीपक बनाए थे, कुर्सियां थी जो रखी हुई थी, तो उनको भी देख रहे थे। वे बेट और बांस की बनी, किससे बनी होती थी, बांस से बनी हुई थी। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में बांस अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो उत्तर पूर्वी भारत है, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इनमें अधिक मात्रा में बांस पाया जाता है। जंगलों में
बांस के पौधे अधिक हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में बांस की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसी रेशमी स्क्राफ देखकर उत्साहित थी। जैसी क्या नाम है? लड़की का नाम है। उसने स्क्राफ देखकर, रेशमी स्क्राफ था, रेशम से बना हुआ था, उसको देखकर वो प्रसन्न होती है। एक खूबसूरत स्क्राफ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाए। जो आप देख रहे हो एक स्क्राफ रेशमी कपड़ा, वो किससे प्राप्त होता है? रेशमी कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के धागे बनाए जाते हैं रेशम के कीड़ों से, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। रेशम के जो कीड़े हैं वह अर्जुन व शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त करते हैं। बच्चों को अब समझ में आ गया कि जो पौधे थे, पौधों से, वनस्पतियों से हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीवों का संरक्षण, ये कल वाली कक्षा में हम इसका अध्ययन करेंगे। यानी वनस्पति का और वन्यजीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है। अगर हम इनको बचाकर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, जो आने वाले समय में क्या होगा उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो हर वस्तु को मानव, सभी प्राणियों में देखो मानव क्या है? बुद्धिमान है। मानव ही इनको नुकसान पहुंचाता है और मानव ही इनको बचा सकता है। मानव को एक दूसरे का संतुलन बनाकर रखना जरूरी है। संतुलन बिगड़ने से प्राकृतिक घटनाएं आती हैं। तो जीव क्या है? हमने क्या पढ़ा था? जीव एक दूसरे, जो भी जीवित प्राणी हो एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। उसको तो पारितंत्र का है, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर है। जो हमने इस अध्याय में अभी अध्ययन किया है, वनस्पति का मानव जीवन से क्या क्या प्राप्त हो रही है, वनस्पतियों से, जीव जंतुओं में क्या देते। अगर ये समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे, तो मानव को यह वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होगी? प्राप्त नहीं होगी तो मानव का क्या होगा? तो सभी का संतुलन बनाए रखकर चलने में ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं।